सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। एंड थोड़ा आज क्लास लेट हुई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वैसे तो मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि लेट तो सर रोज ही होते हैं, लेकिन आज 7 PM पे होगी बिकॉज आज आप लोगों को पता है मकर संक्रांति थी, है ना। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है गाँव गए हुए थे आज, है ना। और वहीं पे वो 2 लड़के मुझे मिले थे जिनकी मैंने फ़ोटो डाली थी कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्लास आज लेट हो गई, है ना। बाकी तो आपकी 6:30 से ही रहा करेगी, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक्स रहेंगे दैट विल बी पार्लियामेंट्री कमिटीज़, यानी कि जो संसदीय समितियाँ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि जो संवैधानिक संशोधन होते हैं, एंड द इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि जो आपातकाल होते हैं। उनको यहाँ पे 3 टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। ज़्यादा तो मैं आज आपके कमेंट्स लेने वाला हूँ नहीं क्योंकि क्लास लेट है, फिर अगर मैंने ज़्यादा और कमेंट्स वगैरह लिए तो फिर डिले हो जाएगा क्लास, है ना। गुड इवनिंग सभी को। चयन, रेमन, आकांक्षा, कृतिका, विशेश्वर चलो जय श्री राम भाई सभी को। सर लड्डू खा रहे हैं, अच्छा लड्डू खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं ये कैसे बोल सकते हैं लड्डू खा रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कर क्यों रहे हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। पार्लियामेंट चैप्टर भी हम लोगों ने किया संसद, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज इसी की बात करेंगे, वैसी बात है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 2 तरह की कमिटीज़ होती हैं। एक तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं और कहीं कहीं पे हो सकता है आप नाम सुनो कैबिनेट कमिटी, है ना, कैबिनेट कमिटी। अब इन दोनों में अंतर ये होता है सर कि पार्लियामेंट्री कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये संविधान में चिन्हित है पार्लियामेंट्री कमिटीज, बट कैबिनेट कमिटी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक। जैसे कि इनकी अगर हम बात करें तो इनसे डील करता है आर्टिकल नंबर जो 118 सब क्लॉज 1 है, इनसे थोड़ा सा डील करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट जो कैबिनेट कमिटी वो मेंशन नहीं है। इसमें जो है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि हम देखेंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज होती है कि मिनिस्टर मेंबर नहीं होना चाहिए, इसमें मिनिस्टर ही मेंबर होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि कोई दूसरा। कैबिनेट का मतलब तो सभी समझते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करने वाले मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, तो इन सबको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें मेनली कैबिनेट कमिटी में कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, उसको मोस्टली चेयरमैनशिप करता है उसके प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री, बहुत ही रेयरली कोई अदर मिनिस्टर करता है, लेकिन इसमें वही मेंबर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही मेंबर होते हैं, कहीं कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं। पार्लियामेंट्री कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है और इसमें ध्यान रखा जाता है ज़्यादातर जो हमारी कमेटी होती है, अभी हम देखेंगे कि मिनिस्टर मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियां। अब जो संसद में समितियां बनती किस लिए हैं? कमिटी वर्ड क्या पहले सुने पार्लियामेंट इसमें पॉलिटी में? बिल्कुल, चैप्टर 1 को रिकॉल करिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनी थी, 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज बनी थी, 13 फिर 14 माइनर कमिटीज, कहीं पे 13 लिखा और कहीं पे 14। तो ये 8 मेजर कमिटीज बनी थी और 13 माइनर कमिटीज। इनका काम क्या था? इनका काम था कि भाई इस काम को सेग्रीगेट कर दिया गया था एक हेड में और उसका एक चेयरमैन बना दिया गया था, उसमें कुछ मेंबर्स थे और उनको वो एक चीज, उस पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करना था। तो ऐसे ही कुछ डेफिनेट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, डेफिनेट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये पार्लियामेंट्री कमिटीज का गठन किया जाता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमेशा ऐसे चलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि अभी आ गए या फिर अगले साल आ जाएंगे या फिर इस साल कुछ ऐसा हो गया कि उस वजह से ओरिजिनेट हो रहे हैं ऐसे काम, वो हमेशा से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते चलेंगे, ठीक है। तो उन वर्क्स को देखने के लिए जो कमिटीज बनती है उनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटी या फिर स्थायी समिति भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग कमिटी या फिर स्थायी समिति बोलते हैं इसको, स्टैंडिंग कमिटी, ऑलराइट। दूसरी टाइप की जो हमारी कमिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं एडहॉक कमिटी। एडहॉक कमिटी का मतलब होता है तदर्थ समिति, यानी कि एडहॉक का सिंपल आप या तो ऐसे इसको याद कर लो, ठीक है, कि 2 तरह की कमिटीज होती हैं, एक होती है परमानेंट परमानेंट और दूसरी होती है टेम्पररी, ठीक है। दूसरी होती है टेम्पररी। परमानेंट वाली को स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, स्थायी समिति, और टेम्पररी वाली को बोलते हैं एडहॉक कमेटी, तदर्थ समिति। ये एडहॉक कमेटी हमें नहीं पढ़नी, एक भी नहीं पढ़नी। एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी इसलिए बनाई जाती है, टेम्पररी रूप से बनाई जाती है, कोई ऐसा फंक्शन ओरिजिन हुआ है जिसकी नीड अभी एकदम से आ गई है तो उसको बनाया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। बट स्टैंडिंग कमेटी हमेशा एक तरह से चलती रहती है ऑन एंड ऑन, क्यों? क्योंकि परमानेंट काम से डील करती है। स्टैंडिंग कमेटी का एक सब टाइप है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कमेटी। फिर स्टैंडिंग कमेटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी मेजर कमिटीज थी उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन थी, जरा बताइए कमेंट में। तो जैसे कि वहां पे आई होप सभी ने एक कॉमन आंसर लिखा होगा, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। वैसे यहां पे फाइनेंशियल कमेटी है, वित्तीय समिति स्टैंडिंग कमेटी के अंदर में आती है, जो वित्तीय मामलों से डील करती है, फाइनेंशियल मैटर से डील करती है। इस फाइनेंशियल कमेटी के 3 टाइप्स हैं। वो 3 टाइप्स कुछ इस प्रकार हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या फिर सार्वजनिक लेखा समिति भी बोलते हैं। दूसरी है हमारी एस्टिमेट्स कमेटी, जिसको हम बोलते हैं प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमिटी या फिर प्राक्कलन समिति। एंड द थर्ड इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब इसमें बहुत ही फिक्स टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी से, और बनते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कम टाइम में मैं इसको खत्म करवा दूंगा और वहीं से ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें अपने एप्लीकेशन पे कुछ हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ आप लोगों के लिए मैं नया प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन पे सभी के लिए वो फ्री रहेगा, बाकी देखते हैं कैसा क्या है, जल्दी आपको उसका अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की हम पहले बात करें तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबसे पहले, अब यहाँ मैं क्या बोलूँ किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले इसमें पता है क्या, 2 चीज़ें होती हैं, इनमें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। वैसे कहीं पे भी आप पढ़ोगे ना तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में बहुत सारी चीजें दी होंगी, एस्टीमेट कमेटी में बहुत सारी चीजें दी होंगी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स बहुत सारी चीजें दी होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं चीजों को सेग्रीगेट करके पढ़ाने वाला हूँ आपको। कुछ इनके जो की डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर बात करें तो ये बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए इस एक्ट को और हम किस नाम से जानते हैं। ये इस एक्ट से बनी थी, लेकिन बनी कब थी? 1921। इसमें इसके प्रोविजंस के तहत बनी थी, लेकिन बनी 1921 में थी। ये करती क्या है? इट एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। कैग नहीं पढ़े अभी, कैग क्या होता है? कैग एक शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, इसका फुल फॉर्म होता है कैग का।
इसका काम ये होता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हम देखे थे भारत की संचित निधि, कुछ याद आ रहा है कि इससे पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट को पहले डिमांड रखनी पड़ती है, उसको अप्रूव कर दिया जाता है बाई होम, बाई लोकसभा, क्योंकि वहीं पे वोटिंग हो सकती है, तो उसको फिर हम डिमांड फॉर ग्रांट बोल देते हैं। उससे पैसा निकालने के लिए एक अप्रोप्रिएशन बिल को पास करना पड़ता है, देखे थे। तो वो क्योंकि उसी में सब टैक्स वैक्स का जितना पैसा आता है वो सब कंसोलिडेटेड फंड, मतलब सारा पैसा नहीं, 3 तरह के फंड होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई थिंक मैंने आपको बताया होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स एंड होता है आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इसी में जो है मेनली ज्यादातर सारा पैसा इसी में आता है। अगर मैं बात करूँ ये जो पब्लिक अकाउंट्स है, पब्लिक अकाउंट्स में जो आर्टिकल 267 में है, इसमें बहुत ही जैसे कि जुडिशियल डिपॉजिट, जैसे कि हम पे जो फाइन वगैरह लगता है, जैसे कि हमारा कोई केस चल रहा है और जुडिशियरी ने हम पे कोई पेनल्टी लगा दी कि आपको 10,000 का जुर्माना लगता है, फिर 50,000 का 1 लाख का जुर्माना लगता है, तो वो इसमें जाता है। इसमें एक तरह से ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ये प्रेसिडेंट इससे पैसा निकालने के लिए लेना नहीं पड़ता अप्रूवल पार्लियामेंट से ना, तो इससे क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं जो हमारी प्रेजेंट सरकार है उसके हाथ में, ये एक तरह से प्रेसिडेंट या फिर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के ही हाथ में। तो जब कभी कंटिजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक, कुछ एक इमरजेंसी काम आ गया तो उससे तुरंत पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ा एक तरह से बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक पर्स। पब्लिक का पर्स मतलब इसमें पब्लिक का पैसा आता है, और इसीलिए कैग को बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। यहाँ कैग नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कैग के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला चैप्टर होगा, वहां पे कैग, अटॉर्नी जनरल सब कुछ देखेंगे, फाइनेंस कमीशन सब कुछ। यहाँ पे बस इन शॉर्ट बता रहा हूं कि ये इसमें ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करता है इसकी सीएफआई की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि, तो उसको एग्जामिन करने का काम ये पर्टिकुलर कमिटी का, फिर इस पर्टिकुलर समिति का होता है। एस्टीमेट कमेटी की बात करें जिसको प्राक्कलन समिति बोलते हैं, इसमें क्या हमें याद रखना है कि एक जॉन मथाई कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे इसको फॉर्म किया गया था, पहले इस कमेटी को बनाया गया। अच्छा, जॉन मथाई बताइए हमारे देश के जो पहला कैबिनेट बना था उसमें कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड किया था जॉन मथाई जी की अगर हम बात करें तो ही वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो जॉन मथाई की अगर बात करें तो इनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनी जिन्होंने बोला कि हाँ एक तरह की प्राक्कलन समिति होनी चाहिए टू एग्जामिन एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट, एस्टिमेट्स टू एग्जामिन एस्टिमेट इंक्लूडेड इन द बजट, ठीक है। कि भाई बजट जो हमने देखा था, पहली बात तो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में मेंशन्ड नहीं है। आर्टिकल 112 बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में, एनुअल वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसको कौन ले करता है बिफोर द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट शैल कॉज टू ले बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसमें एस्टिमेट्स होते हैं कि भाई हमें इतना चाहिए, उतना चाहिए, इतना खर्च किया, सारी चीजें उसमें एस्टिमेट लगाए जाते हैं, उसको एस्टिमेट्स कमेटी देखती है। लेकिन ये नाम मात्र का होता है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ रोल होता नहीं, जब वोटिंग सब हो जाती है उसके बाद ही अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एस्टिमेट कमेटी से एस्टिमेट को जो इंक्लूड रहते हैं बजट में उसको एग्जामिन करने का काम रहता है। जॉन मथाई की रिकमेंडेशन बनी थी। सीजीएल 2022 में सवाल बना कि इसको सबसे पहले कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसका गठन कब किया गया, तो इट वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1950, 1950 में सबसे पहले बनी। अब कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को देख लेते हैं, देन के बारे में जो डिफरेंसेस हैं उनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की अगर बात करें तो इसको 1964 में क्रिएट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमिटी, जैसे कि इसको जॉन मथाई कमिटी पे रिकमेंडेशन पे किया गया था जो एस्टिमेट्स कमिटी थी वैसे, और इसको किसी कोई ऐसी कमिटी नहीं बनी थी, एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जिसको कि हम मॉन्टैग्यू फिर मॉन्टैग फॉर रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, जैसे ही बोलना आपको मॉन्टैग फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है। इसको बनाया गया था कृष्णा मेनन कमिटी के रिकमेंडेशंस पे, कृष्णा मेनन कमिटी की रिकमेंडेशंस पे बनाया गया था। इसका काम क्या है, टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स हमें पता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, है ना, जैसे नवरत्न, महारत्न, ये सब आप सुनते हैं, मिनी रत्न जैसे कि गेल, भेल, सेल, ये सब जो हमारे, तो ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं। तो इनकी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना, उनको ऑडिट करना, ये काम होता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, नाम से हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पे जो आपको चीज़ बताने वाला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को इन शॉर्ट पीएसी, एस्टिमेट कमेटी को ईसी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को सीपीओ लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमिटीज, और ये कौन सी कमिटीज है, स्टैंडिंग कमिटी, उसमें भी कौन सी, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटीज, पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी और ये एस्टिमेट कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सबसे पहली बात, तीनों में नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर, इस सिमिलैरिटीज में बता रहा हूं, नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर, यानी कि कोई भी जो मिनिस्टर है वो इनका सदस्य नहीं हो सकता, इनका मेंबर नहीं हो सकता है। अब मिनिस्टर कौन होता है, मिनिस्टर वही होता है जो कोई ना कोई पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही आता है, या तो वो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, डेप्यूटी मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, लेकिन मिनिस्टर होगा। और अगर मिनिस्टर नहीं है तो फिर क्या होगा, वो प्राइवेट मेंबर होगा। तो इसमें यह है कि कोई मिनिस्टर इसका सदस्य नहीं हो सकता है, प्राइवेट मेंबर ही इसका मेंबर होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अगला जो पॉइंट है दैट इज कि इसमें जो टर्म होता है, ठीक है, जो मेंबर्स का जो टर्म होता है वो 1 ईयर का होता है सबका, चाहे वो पीएससी हो, चाहे ईसी हो, चाहे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो। और यहाँ पे जो मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है वो जिस तरह से हमने राज्यसभा का देखा था, प्रेसिडेंट का देखा था, वाइस प्रेसिडेंट का देखा था, किस तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसी तरह से यहाँ पे भी किया जाता है, ठीक। तो ये वो तीसरा वाला जो मैंने बताया ना उसको बस सुन लो कि किस तरह से होता है इनका जो एक तरह से बोल सकते हैं इलेक्शन है। वैसे इनको एक चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दे आर अपॉइंटेड, इन जो कमिटीज होती हैं हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज, दे आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाई दी हाउस, या तो इनको हाउस यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकसभा है, राज्यसभा है, उनकी खुद की कमिटीज हो सकती हैं, खुद की अलग अलग भी हो सकती हैं, ज्वाइंट कमिटीज भी होती हैं। तो ये अपना या तो अपॉइंट कर लेंगे, इलेक्ट कर लेंगे, या फिर और नॉमिनेटेड बाई स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है, नॉमिनेटेड बाई स्पीकर और चेयरमैन, यानी कि ये तो सभापति या जो स्पीकर है, ठीक है। मैं पता है कि कौन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, स्पीकर लोकसभा का है, चेयरमैन राज्यसभा का है, तो ये आप नॉमिनेट कर देते हैं एंड दे वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ, और इन्हीं के डायरेक्शंस में काम करते हैं, वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ स्पीकर और चेयरमैन,
इन्हीं के अंडर में काम भी करते हैं। अब यहाँ पे इनके मेंबर्स कितने होते हैं वो ध्यान से सुनिएगा, ये डिफरेंट है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी टोटल 22 मेंबर होते हैं, इसमें भी 15 लोकसभा से आते हैं एंड 7 राज्यसभा से आते हैं। सिमिलर गोज विद कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, 15 लोकसभा से आएंगे एंड 7 राज्यसभा से आएंगे। बट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में अगर बात करें 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, सबसे ज्यादा मेंबर इसी में होते हैं। अगर हम तीनों कमिटीज को कंपेयर करें तो कितने मेंबर हुए, 30 सदस्य एंड ऑल फ्रॉम लोकसभा। दैट मीन्स कि राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन दी एस्टिमेट्स कमेटी, प्राकलन समिति में राज्यसभा का कोई भी मेंबर हिस्सा नहीं लेता है। बात खत्म, सिर्फ इतना ही पढ़ना है इसमें। अब यहाँ से जो मैं चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, और ना ही मैंने एसएससी में कभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखा है, बट फिर भी मैं कोई चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। एंड दैट इज कि हमारी पहले तो हाँ चलो ये बताता हूँ, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज भी होती हैं, या फिर मैं डीआरसीज लिखता हूँ। क्या है इनका फुल फॉर्म, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ये कमिटीज एक्चुअल में जब बजट प्रेजेंट किया जाता है ना, तो हमने देखा था स्क्रूटिनी होती है बजट की। स्क्रूटिनी इन दी सेंस कि भाई बजट में जो आपने डिमांड रखी है सब सही है कि नहीं, कुछ फर्जी चीज़ तो नहीं है। तो वोटिंग होने से पहले यही कमिटी उसको बजट को देखती है। ये टोटल 24 कमिटियां होती हैं इस तरह की, 16 लोकसभा के पास होती हैं और 8 राज्यसभा के पास होती हैं। मेंबर्स की अगर बात करें यहाँ पे सदस्यों की, तो ये एस्टिमेट कमेटी से भी ज्यादा होते हैं, बस एक ही ज्यादा कुछ नहीं। 31 मेंबर्स इसमें टोटल होते हैं, जिसमें कि 21 आते हैं लोकसभा से एंड 10 आते हैं राज्यसभा से। क्लियर। अब ये भी जो चीज़ है आपको मतलब कोई बहुत ही कंपलसरी नहीं है, खासकर एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मतलब हो सकता है आ भी जाए लेकिन बहुत रेयर है, बट जो आगे फर्दर आप एग्जाम्स देंगे तो उसमें थोड़ा सा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। एंड एक दो चीज़ और कि ये कमेटी होती है, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बता देता हूँ यार, क्योंकि अब आप मान लो किसी और एग्जाम में बैठो तो मैंने अगर आपको 1-2 मिनट में कोई एक्स्ट्रा चीज़ बता दी और उससे आपके 2-3 नंबर एक्स्ट्रा आ गए तो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि नहीं, और आपके लिए भी है। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल, और इसे मैं बता भी देता हूँ कि अगर आप मतलब बिल्कुल ये एसएससी प्योर एसएससी के स्टूडेंट हो तो फिर आप मत इस चीज़ को करो, ठीक है। तो ये इसको कमेटी ऑन पब्लिक प्राइवेट मेंबर्स बिल को इसको हेड करता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अगर आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी समिति है जिसके चेयरमैन डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, और अभी कौन है जरा बताइए, तो वो कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल होगी। एंड 3 कमिटीज ऐसी हैं हमारी, 3 समितियां ऐसी हैं जिसका चेयरमैन, ठीक है, जिसका की चेयरमैन जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। और ध्यान रखना डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एक दिन क्या किया, बहुत तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते तपस्या क्या, भीमराव अम्बेडकर जी प्रकट हो गए। उन्होंने बोला मांग बस, क्या मांगना है तेरे को। तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा ने बोला कि हमें ये वरदान ये दे दो कि हम जिस भी कमेटी के मेंबर बने उसके अपने आप चेयरमैन बन जाए। तो इसको ये एक वरदान प्राप्त है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, कि जिस भी कमेटी का ये मेंबर बनेगा अपने आप उसका चेयरमैन बन जाएगा। और जो हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो 3 कमिटीज का चेयरमैन होता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा बिकॉज सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। अगर आपको चीजें याद करनी है तो आप इनको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, स्पेलिंग तो सबको पता होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। ये चैप्टर यहाँ पे होता है हमारा खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन हम बाद में लगाएंगे, पहले अमेंडमेंट कर लेते हैं, फिर इन दोनों को कलेक्टिवली क्वेश्चन लगा लेंगे और उसके बाद इमरजेंसी चैप्टर पे आएंगे। किसी का कोई डाउट होगा तो अब यहाँ पे पूछ सकता है वो। जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? फिर हम लोग बढ़ते हैं अमेंडमेंट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं संशोधन। एस्टिमेट कमेटी कब बनी थी बता तो दिए बोध जी, ये लिखा नहीं है 1950 है, ये लिखा तो है 1950। सर याद क्यों नहीं रहता, समझ तो लेते हैं, याद नहीं करोगे अगर मान लो यहाँ पे याद भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा मतलब, ठीक है, तो फिर आप में और बाकी लोगों में डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, फिर किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, तो वो वहाँ पे होगा जहाँ पे आप एफर्ट मारोगे, ठीक है। तो वो पार्ट आपका है। आते हैं अमेंडमेंट पे, संशोधन पे। तो अब अमेंडमेंट की अगर बात करें तो बेसिक्स पहले समझते हैं। बेसिक्स ये हैं कि ये कौन से पार्ट में दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं ना कौन से भाग में दिया हुआ है। तो पार्ट नंबर 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, भाग नंबर 20 में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को हमने लिया कहाँ से है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इस चीज़ को बोरो किया है, ठीक। एंड इसके बारे में, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। तो अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट जो है 3 तरह का होता है। एक तो होता है सिंपल मेजोरिटी से, जिसको बोलते हैं साधारण बहुमत। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी प्लस विद स्टेट्स का रैटिफिकेशन, यानी कि एक तो साधारण बहुमत से हो जाएगा, एक में विशेष बहुमत चाहिए, एक में विशेष बहुमत तो लो ही, प्लस राज्यों से भी वहां पे कंफर्मेशन आपको लेना होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये काली वाली, इसको कट कर दो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो हमारा अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल नंबर 368 में दिया हुआ है, अनुच्छेद नंबर जो 368 है, इसमें संवैधानिक संशोधन के बारे में दिया हुआ है कि उसकी प्रक्रिया क्या है, किस किस तरह से कौन सा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम अमेंड कर सकते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट का मतलब ये होता है सर कि संविधान की जो किताब है उसमें कोई चीज बदलनी है, आपको कोई चीज जोड़नी है, कोई चीज हटानी है, ठीक है। ये हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, बहुत सारे हम लोगों ने अमेंडमेंट पढ़े हैं, है कि नहीं। तो अमेंडमेंट का जो काम होता है, ठीक है, तो ये सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं ओनली पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है, ओनली जब मैंने वर्ड लगा दिया दैट मीन में यहां से मैंने स्टेट लेजिस्लेचर्स को हटा दिया, हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्टेट के जो लेजिस्लेचर है वहां पे संविधान को संशोधन करने का बिल ओरिजिनेट नहीं हो सकता है। बिल की अगर बात करें तो टोटल 3 तरह के बिल होते हैं। एक तो साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है जिसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल बिल, जिसके अंदर ही हमारा आता है मनी बिल, धन विधेयक, और तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
संवैधानिक संशोधन बिल। तो ऑर्डिनरी बिल हमने देखा था कि लोकसभा राज्यसभा के पास एकदम इक्वल पावर्स हैं, किसी के पास ज्यादा नहीं है ना किसी के पास कम है। धन विधेयक में देखे थे कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है राज्यसभा के कंपैरिजन में, और अनुच्छेद 110 इससे डील करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें तो ये जो 368 जो अनुच्छेद है उसके तहत ही आता है। अब ऑर्डिनरी बिल हो, मनी बिल हो, ये स्टेट लेजिस्लेचर में भी तो आते हैं, देखे थे ना, राज्य के विधानमंडल में भी आते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये सिर्फ पार्लियामेंट में आ सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है। क्लियर? एंड इसके अमेंडमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारा अमेंडमेंट है उन्हें साउथ अफ्रीका से लिया है। साउथ अफ्रीका में हमारी तरह अमेंडमेंट है, या फिर हमारा जो अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका में कैसा है, नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा संविधान है ना, ऐसा नहीं कि आप उसको अमेंड कर ही नहीं सकते हो, उसको अमेंड कर ही नहीं सकते हो। तो अगर हम बोलते हैं अमेंड कर ही नहीं सकते तो बहुत ज्यादा रिजिड है वो। और अगर हम ये कि आसानी से चलते फिरते अमेंड कर देता है पार्लियामेंट इसको, तो फ्लेक्सिबल है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। लेकिन हमारा बीच में है, नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। और ऐसे ही हमारे केसी वेरे जी हुए, ठीक है, वो मैं बाद में तो चलो यहीं पे लिख देता हूं। एक हमारे केसी वेरे करके हुए, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस, ठीक है, दैट स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारा संविधान है उसने बहुत अच्छा बैलेंस बना के चला है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने आपको बता दिया रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है। ठीक, अब अमेंडमेंट की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, ईदर बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है हाउस में। किस हाउस में? लोकसभा या राज्यसभा। एंड अगेन लोकसभा राज्यसभा के पास दोनों के पास इक्वल पावर है। ऐसा नहीं कि मनी बिल की तरह लोकसभा के पास ज्यादा पावर होंगे ना, सिर्फ मनी बिल एक ऐसा चीज है जहां पे लोकसभा के पास ज्यादा पावर है विद रिस्पेक्ट टू दी राज्यसभा। यहां पे इस बिल को लाने के लिए नो नीड ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन, नो नीड ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन ऑफ यानी राष्ट्रपति का परामर्श नहीं लेना है यहां पे इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो कि किस बिल में लेना पड़ता है कमेंट में आप बताएंगे। तीसरी चीज, प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर, प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? आर्टिकल 111 वो बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास नेगेटिव पावर होता है। प्रेसिडेंट किसी भी बिल को एसेंट दे सकता है, उसको सहमति दे सकता है, इट इज अ पॉजिटिव पावर। नेगेटिव पावर होता है जहां पे वो एसेंट देने से, सहमति देने से मना कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज वीटो पावर। वीटो अगर हम बात करें 3 तरह के पड़े थे जो इंडियन प्रेसिडेंट को मिले हुए, एक तो एब्सोल्यूट वीटो, साफ मना कर दिया नहीं देंगे, सस्पेंसिव वीटो, रिटर्न्स द बिल, ठीक है, कि फिर से इसको रिकंसीडर करो, और जो रिकंसीडर्ड बिल आता है उसमें देन उसको एसेंट देनी पड़ती है। एंड द थर्ड वाज पॉकेट वीटो, कि उसकी पॉकेट बहुत डीप होती है इंडियन प्रेसिडेंट की एज कंपेयर टू यूएस का प्रेसिडेंट, बिकॉज उसके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता कि आपको रिप्लाई देना ही देना, ठीक है। और ये सेम चीजें जो है स्टेट लेजिस्लेचर के जो बिल होता है उसके रिस्पेक्ट में भी गवर्नर को मिलती है, और गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा वीटो पावर होता है कि वो बिल को रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए, और अगर रिजर्व कर लिया तो सीधे राष्ट्रपति के पास जाता है, गवर्नर का काम खत्म, और अगेन प्रेसिडेंट के पास ये तीनों वीटो आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने चीज पढ़ी थी। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन रहती है, प्रेसिडेंट को कोई वीटो पावर नहीं है। ये चीज ओरिजिनली मेंशन नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, इस चीज को जोड़ा गया था, इस चीज को जोड़ा गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 24वां जो नंबर का संविधान संशोधन था उससे इस चीज को ऐड किया गया था। एंड द लास्ट थिंग इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, यानी संयुक्त बैठक के लिए इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमने ये देखा था ऑर्डिनरी बिल के केस में आर्टिकल नंबर 108 का यूज करके एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। इन व्हाट केस? इन व्हेन देयर इज अ डेडलॉक। डेडलॉक क्या है? डेडलॉक हमने देखा था ऐसी सिचुएशंस में क्रिएट होता है जहां पे लोकसभा और राज्यसभा एक बात पे एग्री नहीं कर सकते, वो बात है बिल। एक हाउस से दूसरा हाउस पे बिल गया, उसने मना कर दिया एसेंट देने, मतलब उसको पास करने से। एक हाउस से दूसरा हाउस में बिल गया, उसने बोला कि फिर से देख लो, लेकिन जो उसने बोला फिर से देख लो तो पहले उसको मंजूर नहीं है, या फिर दूसरा हाउस ने उस बिल को 6 महीने तक टाल के रखा, रोक के रखा, तो उस केस में क्या हो जाता है? डेडलॉक, बिजली कड़कती है, और उस बिजली को बोलते हैं डेडलॉक। अब इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जिसको जॉइंट सिटिंग बोलते हैं। इसको बुलाता है कौन? प्रेसिडेंट, देश का जो राष्ट्रपति होता है। क्या गवर्नर बुलाता है जॉइंट सिटिंग को? या फिर सॉरी, मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, सॉरी, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के जो केस होता है उसमें कौन जॉइंट सिटिंग को बुलाता है? जो स्टेट का जो हमारा जो डेडलॉक होता है स्टेट में, तो कौन उस केस में बुलाएगा? आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इन तीनों में बताइए कौन बुलाता है जॉइंट सिटिंग उस केस में? तो इस केस में प्रेसिडेंट बुलाता है, और उसको प्रिसाइड कौन करता है? उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करने का काम होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड वो नहीं होगा तो कौन करेगा? ये बताइए। तो पहला जो सवाल पूछा था कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो होता है केस, पहले तो हमें पता है कि भाई मात्र 6 स्टेट्स हैं, मात्र 6 राज्य हैं भारत में जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहां पे उनको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानमंडल, और वो है कर्नाटक, आंध्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एंड सर एंड मैम, जिसने भी ये कुछ दिया कि गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब गलत है, बिकॉज जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है ही नहीं स्टेट लेजिस्लेचर में। ये मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज्यादा पावर होते हैं, चाहे कोई भी बिल उठा लो, ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल, उसके पास ज्यादा पावर्स होती हैं। और जो दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होगा तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो चेयरमैन है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कभी भी जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता, बिकॉज वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। अब जो मैंने आपको बताया, और एक चीज, द फाइनल थिंग इज कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में ये बोला था, ठीक है,
जो मिनर्वा मिल केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने ये चीज़ देखी थी कि किस तरह से मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में टसल चल रहा था। हमने पहले देखा था कि चंपकम दोराईराजन केस हुआ, देन गोलकनाथ केस हुआ, देन 24th अमेंडमेंट हुआ। गोलकनाथ केस में क्या बोला? गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट को हाथ मत लगा देना, काट देंगे तुम्हारे हाथ में, ठीक है। 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट चल गया, उसने बोला अच्छा, तो उसने बोला कि हम 24th अमेंडमेंट से उसने इस प्रोविजन को जोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे पास पावर है, हम कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। फिर 25th अमेंडमेंट हमने देखा था किस तरह से बोला कि हम जब 39B और C सब क्लॉज को इंप्लीमेंट करेंगे तो आर्टिकल 14 और 19 उसके आड़े नहीं आएंगे। फिर हुआ केबीसी फेमस केशवानंद भारती केस 1973 में, उसमें क्या बोला? मिनर्वा मिल को भी छोड़िए, ठीक है, मिनर्वा मिल को छोड़िए, पहले केबीसी का समझिए। 1973 में क्या बोला पार्लियामेंट ने बोला बिल्कुल हम 24th अमेंडमेंट को मानते हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अमेंडमेंट कर सकते हैं। 25th का जो सब क्लॉज 1 है उसको भी मानते हैं, ठीक है, कि हाँ 39B और C जो डीपीएसपी उनको ये मैं बता चुका हूं, इसलिए लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, रिवीजन करवा रहा हूं आपका। 39B और C में जो लिखा हुआ है वो 14 वो उसको जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आर्टिकल 14 और 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट है वो उसके आड़े नहीं आएंगे। लेकिन जो आप इसमें सेकंड क्लॉज जोड़े हो, एंड दैट इज कि इसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, यानी कि इसमें जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं कर सकती, तो बात गलत है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था केबीसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रखा था किसने? हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ने, संविधान का मूल ढांचा रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। ये संविधान में कहीं मेंशन नहीं है और नहीं 1973 केशवानंद भारती केस से पहले एग्जिस्ट करता था। इसका जन्म ही केबीसी केस में हुआ 1973 में, जहां पे उसने काफी सारी चीजें ऐड करी, और उनमें से एक था जैसे कि इसमें बहुत सारी आप चीजें देख रही थी, यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यू, जो कि इसमें एक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें आर्टिकल 12 या फिर आर्टिकल 36 के तहत कौन कौन सा स्टेट के अंदर आता है, तो आप क्या मारेंगे? ऑल ऑफ दीज। वैसे ही अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, अनटिल अनलेस कि आप वेरी श्योर हैं कि ये चीज नहीं है। क्लियर है? तो फेडरल सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक, ताकि एक तरह से जुडिशरी ने अपने लिए एक ऑल्टरनेट एक तरह से बोल सकते हैं डोर खोल लिया है, जहां से वो पार्लियामेंट के में चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन कर सकता है, विच इज अ काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, जो अमेरिका में है उसको थोड़ा सा नेगेट करता है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कोई एक दूसरे के उसमें नहीं घुसेगा ज्यादा, ठीक है। तो बट बेसिक्स जो हमने जो जुडिशियल रिव्यू लिया है वो एक्चुअली यूएसए से ही लिया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बस देख लो, बाकी तो मैंने बता दिया, ऑल ऑफ दी सीधे मार के आना वहां पे, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने बोला कि आप कुछ भी अमेंड कर लो बट बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ मत लगाना। अब आते हैं कि अमेंडमेंट कितने तरह के होते हैं, तो मैंने 3 तरीके बता दिए। जो सिंपल मेजोरिटी वाला होता है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट मेजोरिटी समझा देता हूँ, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड को, सिंपल मेजोरिटी का पहले यहाँ पे आपको मतलब समझा देता हूँ। सारी मेजोरिटी समझ लो पहले तो, ठीक है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंपल मेजोरिटी पहले समझ लो, इसका मतलब ये होता है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब इसका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लोकसभा की मेंबरशिप है 543। अब इस 543 में क्या है कि भाई मान लेते हैं कि 100 लोग एब्सेंट है, 443, उनमें से 43 एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, उन्होंने वोटिंग करने से मना कर दिया, कैंटीन बोले हम समोसे खाने जा रहे हैं, वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। उसको उनकी उस मान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी उसके विप ने डायरेक्शन इशू कर दिया, कोई वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा, तो किया लेगा तो फिर क्या होगा जरा बताइए। अगर विप ने बोला है कि कोई वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा और ले लिया तो क्या होगा? तो मान लीजिए 400 है प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो इसका 50% निकाल लीजिए, 50% मतलब बाई 2, यानी कि 200 प्लस यानी 201 मेंबर अगर एग्री कर जाएंगे तो वो चीज़ में अमेंडमेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। इसका यूज करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को, ये 8 और ये इधर टोटल 18, इन चीज़ों को हम अमेंड कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है बहुत आसानी से, इनमें से काफी चीजें आपको पता है, इसको पढ़िए। एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, मैंने आपको बताया था ना कि जो विधान परिषद होती है, जो सेकंड हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, उसको क्रिएट और एबॉलिश करने का काम एक्चुअली पार्लियामेंट ही करती है, देश की संसद ही करती है, दैट टू विद अ सिंपल मेजोरिटी। सेकंड शेड्यूल दूसरे ने सूची को आपको अमेंड करना है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल इनको अमेंड करना है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर्टिकल 82 याद करिए। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सिटीजनशिप नागरिकता के जो प्रावधान है, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 है, आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 विल नॉट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। यही तो बोल रहा था आर्टिकल नंबर 4 कि जो आप 2 और 3 की तरह, 2 में क्या था कि दो में क्या था, 2 में था एडमिशन, यानी कि एक तरह से आप फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का हिस्सा बना रहे हो। 3 क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट में आप चेंजेस कर रहे हो, तो इनको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं डील किया जाएगा। यही तो बोल रहा था आर्टिकल नंबर 4। तो ये सारी चीजें, कोरम इन पार्लियामेंट, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 100, जो क्या बोलता है कि 1/10 मेंबर्स तो होने ही चाहिए अगर सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। तो अगर कोरम को चेंज करना है, सैलरीज अलाउंसेस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये जो बेसिक चीजें हैं वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाती हैं, एंड दिस इज नॉट डेल्ट अंडर सिंपल मेजोरिटी। अभी एसएससी ने सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट आर गिवन अंडर 368। बहुत लोग 3 मार के आ गए, लेकिन इसको तो अमेंडमेंट डील किया ही नहीं जाता आर्टिकल 368 के तहत। तो सिर्फ 2 ही अमेंडमेंट आते हैं, स्पेशल मेजोरिटी वाला, विशेष बहुमत वाला, और स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट। अभी आपको समझाता हूं, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लेगा, देन यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। नंबर ऑफ प्यूसने जजेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा जजेस, सुप्रीम कोर्ट में जितना भी स्ट्रेंथ है अगर उसको बढ़ाना है उसको बोलते हैं प्यूसने जजेस, एक्स्ट्रा जजेस। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिसडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अगर ज्यादा पावर्स देनी है, बिकॉज हमें पता है कि पार्लियामेंट पावर देगा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, तो इसलिए आपको देना है, मन है, मान लो कि कभी एकदम से मतलब दिमाग खराब हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट की पावर देनी है, आप सिंपल मेजोरिटी से दे सकते हैं। लेकिन अगर उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो, वो सिंपल से नहीं कर सकते हैं, देन आपको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करना होगा, और देखेंगे कैसे करना होगा, ठीक है। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, जरा मुझे ये बताइए कौन सा आर्टिकल है जिसने ये बोला था कि कोई भी लैंग्वेज यूज हो सकती है, इधर हिंदी और इंग्लिश इन द पार्लियामेंट, एंड देन और ये बोला था कि 15 साल के बाद और इंग्लिश जो शब्द है उसको एलिमिनेट कर देना है, बट उसको भी हम कैरी ऑन करते आ रहे हैं, बताइए। ऐप में जो डाउट पूछा उसका रिप्लाई मिलने लगेगा अभी, ठीक है, थोड़ा सब्र करो, सारे रिप्लाई आपको मिलने लगेंगे ना।
विप ने बोला करने को तो करने का, हाँ करने का, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, डिफेक्शन का प्रोविजन लग जाएगा। शेड्यूल नंबर 10, ठीक है, 120 120 120 सबका सही, आर्टिकल नंबर 120, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी की अगर बात करें तो विशेष बहुमत होती है, ये कैसे अलग है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले तो समझ लो, स्पेशल मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 2/3 किन लोगों का जो प्रेजेंट है, वहां क्या देखे थे 50%। 50% का मतलब होता है आधा, ठीक है। इसका 2/3 का मतलब हुआ 67% रफली, अगर हम कैलकुलेट करें तो। मान लेते हैं कि आज सिर्फ 300 लोग ही, मान लेते हैं 545 मेंबरशिप है लोकसभा की, 340 लोग आए हैं और 40 लोग उसमें से वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो बचे कितने 300, तो कितना हो जाएगा ये 200 लोग अगर मतलब कुछ कर देंगे, कह देंगे, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी के तहत आर्टिकल 368 के तहत क्या अमेंडमेंट हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे तो यार कितने चाहिए था, यहाँ पे भी 200 चाहिए था, तो सिंपल उसमें क्या हुआ। और मान लो यहाँ पे अगर मैंने ज़्यादा ले लिया होता, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकंड को, यहाँ पे मैंने ज़्यादा ले लिया होता, जैसे 440 की जगह ना मैं बोलता 3 ही एब्सेंट है, तो ये 220 निकाला था। ये तो स्पेशल मेजोरिटी से भी ज़्यादा लोगों को इसमें तो राजीनामा चाहिए, तभी वो चेंज हो पाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पे नहीं जोड़ी, दैट इज कि 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। इसका मतलब ये है सर कि पहले आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है क्या इससे बड़ा है, ये क्या है। 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है, ये कभी आपसे पूछेगा नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह से कभी पूछेगा नहीं स्पेशल क्या होती है, सिंपल क्या होती है, नहीं पूछेगा वो, ठीक है। हाँ हायर एग्जाम से पूछ सकता है, बट एसएससी में तो अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं बना, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत जगह में कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 543 मेंबरशिप, ठीक है, 543 है, इसका 50% यानी आधा कितना होगा, रफली 271। ये तो नंबर 200 इससे छोटा है, तो ना 271 लेके आइए। कहने का मतलब ये है कि 271 तो फिक्स है, इतना तो लाना ही लाना है। अगर ये वैल्यू जहां से निकल के आई इससे बड़ी है, देन गो विद दिस वैल्यू। इससे जो वैल्यू निकल के आई है, जैसे ये इससे अगर छोटी है, देन गो विद दिस वैल्यू, यानी हायर वैल्यू के साथ आपको जाना है। क्लियर, यानी 271 से कम में से तो काम ही नहीं चलेगा स्पेशल मेजोरिटी में। और स्पेशल मेजोरिटी सिर्फ 368 में नहीं लिखी हुई है, और भी आर्टिकल्स में, जैसे आर्टिकल में 249, वो हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 249 है, अनुच्छेद नंबर 249 है, ठीक है। तो वो भी एक स्पेशल मेजोरिटी में एक अलग टाइप की है, लेकिन वो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे जब सब टॉपिक पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं एज कम्पेयर टू लोकसभा। अब इसमें हम किस किस चीज़ को अमेंड कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें इसमें किस किस चीज़ को अमेंड कर सकते हैं, तो सिंपल मेजोरिटी वाला तो देख लिया, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी पे आते हैं, 3 चीज़ें याद रखनी है बस, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी जिसको हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए इनके पार्ट्स कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य, इनको हम अमेंड कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से। अब आते हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन विद ऑफ रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। स्पेशल मेजोरिटी समझिए ना, रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि राज्यों की मंजूरी चाहिए। तो क्या जितने राज्य हैं देश में सबकी मंजूरी चाहिए ना, कहने का मेरा मतलब यह है कि इन प्रोविजंस को जो देखे थे आराम से अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से, इन तीनों को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब जो आएंगे उसमें सिर्फ ना स्पेशल चाहिए बल्कि रैटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए, रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी कम से कम आधे राज्यों से रैटिफिकेशन चाहिए, एटलीस्ट लिखा हुआ है। कितने राज्य हैं भारत में, 28, नहीं 14 से तो आपको रैटिफिकेशन चाहिए, 14 से वहाँ राज्यों में भी इसको भेजो, जो आपने यहाँ पे ओरिजिनेट किया ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल, उसको राज्य में भेजो, और कम से कम जब 14 राज्य परमिशन देंगे तभी आप इसको कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जीएसटी 111 अमेंडमेंट। सबसे पहला स्टेट बना था असम, जिसने रैटिफाई किया था, देन जब टोटल इतने हो गए थे बस खत्म, मतलब कि बस 14 से ज़्यादा चाहिए हमें, एटलीस्ट 14 तो चाहिए। बस ये ध्यान रखना, स्पेशल मेजोरिटी तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये कहाँ पे चाहिए, पार्लियामेंट में चाहिए। क्या यही सेम मेजोरिटी टाइप ऑफ मेजोरिटी स्टेट के लेजिस्लेचर में चाहिए, मतलब स्टेट का रैटिफिकेशन लेंगे, राज्यों की मंजूरी लेंगे, तो उनको किस उससे मेजोरिटी से पास करना है, ओनली सिंपल मेजोरिटी, बस उनको साधारण बहुमत से उसको पास कर देना। साधारण बहुमत का मतलब हमेशा होता है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, बस खत्म। क्लियर, इसमें क्या क्या अमेंड हो सकता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन है, बिकॉज इसमें क्यों, देखो यार सिंपल, मैंने एक तरह से हम बोल सकते हैं सिंपल मेजोरिटी बहुत आराम से, कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे हमने अगर रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स लिया है तो इसका मतलब ये है कि दैट विल अफेक्ट द पोजीशन ऑफ स्टेट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन हिस्सा लेता है, इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलएज। तो अगर मान लो आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट करके सीधे पार्लियामेंट क्या करे, एमएलए लोग हिस्सा नहीं लेंगे। अगर ये प्रोविजन ना हो रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट, एमएलए हिस्सा नहीं लेंगे, क्या कर लेंगे स्टेट लेजिस्लेचर वाले, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हाथ में हाथ धरे बस मूक दर्शक की तरह देखते रहेंगे, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को इस पर्टिकुलर प्रोविजन में रखा गया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सर ये तो अभी बताया था सिंपल मेजोरिटी, मैंने बताया था प्यूस ने जजेस, याद आ रहा है, एक्स्ट्रा जजेस अगर आपको बढ़ाना है, उनका जुरिसडिक्शन बढ़ाना है तो वो है, लेकिन अगर उनका जुरिसडिक्शन कम करना है देन स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट्स। क्लियर, देन 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है ऐसा, बताइए जल्दी से, देखते कितने लोग याद है और क्यों इसमें स्टेट का उसमें चाहिए वो मतलब रोल चाहिए। तो 7th शेड्यूल हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें लिस्ट दी हुई है 3 तरह की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो खुद ही सर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, यानी कि इस लिस्ट में सिर्फ यूनियन ही लॉ बना सकता है, इसमें सिर्फ राज्य ही लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, बट अगर यूनियन ने बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करेगा, अगर दोनों ने बना दिया तो। इसको कहाँ से लिया, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जरा ये बताइए।
तो अगर इनको रखें ही ना इसमें रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, कल को पार्लियामेंट बोलेगा कि स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट उठा के हम यूनियन लिस्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं। स्टेट लिस्ट तुम बस बैठ के देखो हम क्या कर रहे हैं। ये तो हमारी फेडरल कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा, फेडरल कैरेक्टर को खत्म कर देगा, उसको वीकन कर देगा। ठीक है, वो पहले से ही क्वाज़ी फेडरल है, वो पहले से ही फेडरेशन विद यूनिटरी बायस है, जहां पे यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स है। अगर हम और ये कैसे कर देंगे तो बहुत हैम्पर हो जाएगा। चौथा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, तो स्टेट्स का हमें पता है, स्टेट्स इन पार्लियामेंट हमने देखा था कि जो हमारी देश की संसद होती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, मेनली जो राज्यसभा है वहाँ पे क्या होता है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये भी चेंज करना है आपको तो अगेन रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट चाहिए। जीएसटी में क्यों ऐसा था, जीएसटी बिकॉज जीएसटी टैक्स जो थी चीज़ें, टैक्स वाली जो चीज़ें थी, वो टैक्स की पोजीशन को स्टेट के लेवल पे उसको एफेक्ट कर रहा था, तो इसलिए स्टेट का भी परमिशन चाहिए था। एंड द फाइनल एंड द लास्ट थिंग, अभी मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ इतनी प्रोविजन है जो मैंने इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। एंड द फाइनल थिंग इज आर्टिकल 368 खुद समझिए आप, आर्टिकल 368 को खुद अगर अमेंड करना है तो 368 से ही अमेंड होगा। शायद कुछ लोग ना समझ पाए। देखिए ऐसे समझिए, मान लो एक डब्बा है, इसमें मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें मैंने एकदम इतना भयंकर तरह लगाया कि खोलना नामुमकिन है, खोलना नामुमकिन है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें लिख के डाल दी हैं उसको अमेंड करना एकदम ना के बराबर है। ठीक है, इसे नामुमकिन है। इस डब्बे को भी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, खुले में रख दिया रोड पे, उठा के ले जाएगा कोई, तोड़ देगा डब्बा, लो मोई मोई हो जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 368 को खुद आर्टिकल 368 के अंदर डाला गया है कि इसको अमेंड भी करना है आपको तो रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स चाहिए। समझे, खत्म हो गया ये आपका। क्लियर। पार्ट 20 में है, आर्टिकल 368 है जिसके दो तरह के अमेंडमेंट आते हैं, ना तो बहुत रिजिड है ना तो बहुत फ्लेक्सिबल है। केसी वीरे ने बोला था स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। प्रेसिडेंट को उसमें देना ही पड़ेगा सेंट, उसे प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। किसने बोला था रिकमेंडेशन देना ही पड़ेगा, नो वीटो। 24th अमेंडमेंट, नो जॉइंट सिटिंग, लोकसभा राज्यसभा के पास इक्वल पावर है, मिनिस्टर है प्राइवेट मेंबर कोई भी ला सकता है। बस अब आते हैं इमरजेंसी पे। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब इमरजेंसी देख लेते हैं या फिर पहले क्वेश्चंस कर लें, बताइए। पहले कर लेते हैं इमरजेंसी, है ना, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, तो आते हैं आपातकाल पे, इमरजेंसी पे। ठीक, नो इट वॉजेंट मनी बिल कोमल, वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, बिकॉज उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो आप उसको मनी बिल बना के पेश नहीं कर सकते, बिकॉज यू ऑल नो कि मनी बिल में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होंगे, राज्यसभा के पास कम पावर होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन को एंडेंजर कर रहा था, इसलिए वो, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने थे, इसलिए, और वो चीज़ क्योंकि जो टैक्स का पूरा सिस्टम था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। अब अगर आपको चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा, सिंपल सी बात है। तो उसको मनी बिल या फिर कोई भी बिल बोलो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो सबसे पहले तो। ठीक है, अब आते हैं आपातकाल पे। पार्ट नंबर वो किसमें था अमेंडमेंट 20 पे, ये पार्ट नंबर 18 में है। ठीक है, पार्ट नंबर 18 आर्टिकल कौन से डील करते हैं, तो अनुच्छेद इसमें 352 यानी आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल नंबर 360 तक इसमें दिया हुआ है इमरजेंसी में अगर बात करें तो। ठीक है, इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल 3 तरह की इमरजेंसी हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी करके कहीं भी संविधान में लिखा नहीं हुआ है, इसको लिखा हुआ है प्रेसिडेंट रूल, जिसको कि हम सिनोनिमसली यूज बोल देते हैं स्टेट इमरजेंसी। जैसे कि हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट बोल देते हैं सिनोनिमसली, तो वैसे ही इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, बट इसको मतलब लिखा हुआ है जो संविधान में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में 356 में, मैंने बोला 352 से लेकर 360 तक में दिया हुआ है, 352 से लेकर 360 के बीच में दिया हुआ है, जिसमें 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, देन 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, और 356 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो तीनों है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद है प्रेसिडेंट रूल और सबसे कम इंपॉर्टेंट है ना के बराबर फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले देखेंगे किन ग्राउंड्स में लगाई जा सकती है। ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड में हटाया जा सकता है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान का उल्लंघन, मतलब क्या रीजन है उसको हटाने का, उस तरह क्या रीजन है इमरजेंसी को लगाने का, ऐसा नहीं जब मनाया तो लगा दिया। ग्राउंड्स हैं क्या, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, आर्म्ड रिबिलियन। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, पहले लिखा होता था। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन हमारा जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था, ठीक है, 44th अमेंडमेंट था 1978 का, उसने इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक जो डिस्टर्बेंस, उसको हटा के आर्म्ड रेबेलियन शब्द से रिप्लेस कर दिया। क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा वो चीज़। ठीक है, या मतलब किसी कंट्री से वॉर हो गया हो, या फिर किसी कंट्री ने हमसे अटैक कर दिया हो, या फिर अंदर ही हमारे घर के अंदर यानी कि हमारे कंट्री के अंदर ही कुछ ऐसा विद्रोह हो गया है, ठीक है, कुछ हथियारबंद लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके किस तरह से लगती है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, वह इसे नेशनल इमरजेंसी जरूरी नहीं कि पूरे देश में ही लगेगी, मतलब पूरा हर एक राज्य और हर एक यूटी इससे अफेक्टेड होगी। इट वॉज द 42nd अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन ने यह बोला था कि इट कैन बी लिमिटेड और इट्स ऑपरेशन कैन बी लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड एरिया। ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड पार्ट, इट्स ऑपरेशन यानी कि नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन कैन बी लिमिटेड टू अ सर्टेन पार्ट। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ नेशनल इमरजेंसी हो सकता है यहाँ पे लग जाए, जरूरी नहीं कि पूरे देश में ही उसका इफेक्ट होगा। क्या क्या इफेक्ट होंगे अभी पढ़ेंगे। टू अ सर्टेन पार्ट ऑल्सो, ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 ने बोला था। नॉट दैट मच, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें स्टार मार्क लगाता जा रहा हूँ। ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अप्रूवल की बात करते हैं कि अगर इसका अप्रूवल लेना होता है तो किस तरह से इसका अप्रूवल लेना होगा और किस तरह से कौन लगाता है। तो ध्यान रखना किसको राष्ट्रपति लगाता है, इसका प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अप्रूवल की अगर बात करें तो पहले अप्रूवल से पहले मैं ये आपको लिख देता हूँ कि इट इज प्रोक्लेम्ड
बाई प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति इसको लगाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है, आर्टिकल 74 को रिकॉल करिए, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करता है। ठीक है, ये बोला था। तो इसीलिए फिर हमारा एक 44th अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, 44th अमेंडमेंट किया गया। अगेन पता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, इंदिरा गांधी जब थी ना, तो उनके टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए। 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी चेंजेस की, जैसे ये कि भाई एक सर्टेन पार्ट पर लगाया जा सकता है। तो 1976 में उन्होंने क्या किया, इसका यूज करके जितने भी पॉलिटिशियंस थे इनके विरुद्ध थे उनको जेल में डलवा दिया। तो फिर अगला वाला जो सरकार आई उसने 44th अमेंडमेंट करके जो 42nd अमेंडमेंट ने किया था एक तरह से कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर लगा दिया। तो उनको लगा कि आगे फिर से ये कोई हरकत ना कर पाए, इसलिए उन्होंने उसको आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया। फिर से कोई हरकत ना कर पाए, क्योंकि ये माना जाता है कि उन्होंने, इंदिरा गांधी ने बिना प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेके, फिर उनकी रिकमेंडेशन लेके खुद ही इमरजेंसी एक तरह से घोषित कर दी। तो 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट की लिस्ट हटाया था, इसी ने बोला कि अगर इमरजेंसी लगेगी, यानी कि प्रोक्लेमेशन में लिख लेता हूं कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी डन ओनली आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल। क्योंकि ये माना गया था, ना तो इन्होंने ज्यादा प्रेसिडेंट से पूछा और ना ही इन्होंने जो अपनी कैबिनेट थी उससे तक पूछा था। इन्होंने, किसने, इंदिरा गांधी ने, बस अपना वो करके प्रेसिडेंट को बोल दिया लगा दो। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी डन ओनली आफ्टर द कैबिनेट अप्रूवल, जब कैबिनेट अप्रूव कर देगी। और इट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमारे संविधान में इस कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। किसने जोड़ा? इसने जोड़ा। कौन से आर्टिकल में जोड़ा? आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। बट इसका जो सब क्लॉज 3 है, इतना तो नहीं पूछेगा डिटेल में, लेकिन पता होना चाहिए 44th अमेंडमेंट से पर्टिकुलर शब्द को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, समझ में आ गया? ठीक, अब इसके अप्रूवल की बात कर लेते हैं। तो अप्रूवल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्रूवल की अगर मैं बात करूं तो लगाता तो प्रेसिडेंट है ना, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि जब मनाया तो लगा दिया। इसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए सर, स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट जब मैं बोलता हूं तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। तो इस कोई भी बिल सीकिंग टू इंप्लीमेंट द नेशनल इमरजेंसी शुड बी पास इन बोथ द हाउसेस थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। क्लियर? और ये जो स्पेशल मेजॉरिटी जब इसको मिल जाएगी ना, जब इस रेजोल्यूशन आएगा, जब भी रेजोल्यूशन आता है तो विद इन 1 मंथ, ठीक है, विद इन 1 मंथ यहाँ पे अप्रूवल चाहिए। विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर रेजोल्यूशन आया, ऐसे नहीं कि टल रहा है सेशन, अगर वो डिसमिस मतलब वो हो गया, उसका प्रोरोगेशन हो गया, एक महीने के अंदर चाहिए। ठीक है, और अगर इसको अप्रूव कर दिया गया, ठीक है, इफ अप्रूव्ड कॉन्टिन्यूज फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए ये जारी रहेगी, 6 महीने तक। तो मान लो कि अभी वॉर खत्म नहीं हुआ है, आर्म्ड रेबेलियन खत्म नहीं हुआ, तो फिर से अप्रूवल लीजिए 6 महीने के बाद, फिर से 6 महीने के बाद अप्रूवल लेना होगा। नहीं तो 6 महीने के बाद अपने आप वो पुराना रेजोल्यूशन खत्म, नेशनल इमरजेंसी खत्म। और ये बात कि आपको रिपीटेड अप्रूवल लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगेन 42nd अमेंडमेंट जब ये थी ना इंदिरा गांधी, उन्होंने बोला था कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जब तक चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा, जब तक कि हटाएंगे नहीं, अपने आप नहीं बंद होगी। तो फिर 44th अमेंडमेंट ने बोला कि रिपीटेड अप्रूवल। तो एक तरह से हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। आई थिंक मैंने पहले बोला होगा कि 42nd अमेंडमेंट ने जो काफी सारी चीजें करी थी उसको सुधार किया था 44th अमेंडमेंट ने। 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें उन्होंने ये कोशिश की थी कितनी ज्यादा से ज्यादा शक्तियां सेंटर के पास आ जाए, यूनियन के पास आ जाए। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने उस चीज को रिलीव करने का काम किया। तो रिपीटेड अप्रूवल जो है बोला कि 44th अमेंडमेंट ने रिपीटेड अप्रूवल लेना होगा हर 6 महीने के बाद। मान लेते हटाने का मन है, अब आता है रिवोकेशन पे। लगाना कठिन है लेकिन हटाना आसान है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता है कि देश में इस तरह का राष्ट्रीय आपातकाल लगे, उसको आसानी से हटाया जा सके। तो पहला तो ये है सिनारियो कि प्रेसिडेंट अपने आप से हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, और कोई भी काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। दूसरा ये है, इफ लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन थ्रू सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से अगर लोकसभा ने थ्रू सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से अगर लोकसभा ने बोल दिया कि हटाओ, तो प्रेसिडेंट को हटानी पड़ेगी। फिर कोई कुछ नहीं, प्रेसिडेंट नहीं हम नहीं हटाएंगे ना, हटानी पड़ेगी। एक तो प्रेसिडेंट अगर खुद मने हटा दो तुम, और अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया सिंपल मेजॉरिटी से तो हटाना ही पड़ेगा। सर राज्यसभा नहीं होता इसमें ना, तो यही की डिफरेंस है सर, कि अगर प्रोक्लेम करना है तो दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और अगर हटाना है तो सिर्फ लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और दोनों तरह की मेजॉरिटी भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो भी हटा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पे फाइनल इसका चीज बताने जा रहा हूँ, दैट इज रिलेशंस। देन किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। रिलेशन, इसका तो सर बात ही ना करो। नहीं, रिलेशंस बिटवीन, एक तरह से बोल सकते हैं सेंटर एंड स्टेट्स, रिलेशंस किस तरह से अफेक्ट होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, उसको हम डील करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव के साथ कैसे रिलेशंस होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 257 ये बोलता है, 257, कि सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, जो केंद्र है वो स्टेट को, राज्य को निर्देश दे सकता है, जैसे कि रेलवे वगैरह इसके संबंध में। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट इन एनी मैटर। इसमें क्या लिखा हुआ, वो रेलवे वास थोड़ा वाला मैटर लिखा हुआ है कि इस मैटर में दे सकता है। इसमें क्या है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगनी कोई भी मैटर में एडवाइस, सॉरी एक तरह से बोल सकते हैं कि डायरेक्शन दे सकता है। अगर डायरेक्शन नहीं माना तो क्या होगा, अभी आपको पता चलेगा कि क्या होगा, वो हम प्रेसिडेंट रूल में पढ़ेंगे। तो सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट इन एनी मैटर, किसी भी उस मैटर में दे सकता है। लेजिस्लेचर के साथ किस तरह से इफेक्ट होता है, लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें किस तरह से रिलेशन इफेक्ट होते हैं, तो पार्लियामेंट मतलब किसके रिलेशन की बात कर रहे हैं, सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी विदेश में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा, तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, समझ रहे हैं आप? यानी कि नॉर्मल कंडीशन पे तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बनाता है, स्टेट का लेजिस्लेचर। यूनियन के लिस्ट पे तो यूनियन का मतलब पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट तो बनाएगा यूनियन वाले सब्जेक्ट्स में, स्टेट में भी बनाने लगेगा। और भी सिनेरियो होते हैं जहाँ पे स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, चीज़ को नहीं होता तो इफ बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ SSC वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये चीज़, सबके लिए ये चीज़ याद रखना है कि कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे
जो हमारा एक तरह से पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। इफ 2 और मोर स्टेट्स आस्क पार्लियामेंट टू डू सो, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य पार्लियामेंट को सांसद को ये बोलते हैं, सॉरी संसद को ये बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी लिस्ट हम के एक सब्जेक्ट पे लॉ बना दो, हमसे बनाया नहीं जा रहा है, तो बना देगा। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी लगी हो जो अभी देखा, तो बना देगा। तीसरा, आर्टिकल 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा ये पावर दे सकता है पार्लियामेंट को, स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ये पावर दे सकता है कि आप स्टेट लिस्ट के लॉ सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हो। समझ आप? एक तो 2 या 2 से ज़्यादा राज्य बोल दें या राज्यसभा बोल दे, लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं, उसको स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करना होगा तो लॉ बन सकता है, क्योंकि हमें पता है राज्यसभा में राज्यों से ही लोग आए हैं और 9 अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। क्लियर? तो एक जो मैंने बताया कि हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा के पास कहां कहां ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू लोकसभा। एक तो यही केस है कि वो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए, और दूसरा भी चलो यहीं पे बता देता हूं, अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 जो है ये बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है 3 है भारत में भी। अगर कोई नई क्रिएट करनी है तो राज्यसभा क्रिएट कर सकता है आर्टिकल 312 का यूज करके, तो ये एक्स्ट्रा पावर्स होते हैं। और प्रेसिडेंट को हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो उसका भी रेजोल्यूशन राज्यसभा में ही सबसे पहले आता है। क्लियर है ये चीज? एंड थर्ड थिंग इज कि किस तरह से ये फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करता है, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस चीज को कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे मौलिक अधिकार में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ये हमने वेमार का जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का एक वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से इस पर्टिकुलर प्रोविजन को हमने लिया है। और इसमें क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इससे 2 आर्टिकल डील करते हैं, अनुच्छेद 358 है और एक अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 359 है, जो आपको ये बोलता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो जाएंगे। आर्टिकल 358 सिर्फ और सिर्फ डील करता है आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो हमारे राइट्स दिए हुए हैं। कितने राइट्स दिए हुए हैं जरा ये बताइए आर्टिकल 19, उसको छोड़ के जितने भी राइट्स हैं उससे आर्टिकल 359 डील करता है। क्या डील करता है? ये बोलता है आर्टिकल 358 कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आर्टिकल 358 का यूज करके पार्लियामेंट आपसे ये बोल सकता है कि सर आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो 6 राइट आपको मिले हुए हैं सामरो वाले, वो नहीं मिलेंगे जब तक इमरजेंसी लगी है तब तक। 359 में अगर 19 सस्पेंड करना है तो 358 का यूज करेगा पार्लियामेंट। अगर इसके अलावा कोई भी आर्टिकल है अगर उसको सस्पेंड करना है, एनी अदर आर्टिकल, वैसे इसमें 2 एक्सेप्शन अभी बताऊंगा मैं, लेकिन एनी अदर आर्टिकल अदर देन आर्टिकल 19 अगर सस्पेंड, एनी अदर आर्टिकल का मतलब समझ रहे हैं ना, मैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, उनको सस्पेंड करने से 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 23, 24, 25, 26 इनको सस्पेंड करना है ना, तो आपको 359 का यूज करना पड़ेगा। बट एक्चुअल में ये थोड़ा डीप चीज़ है एक मीम देखा तुम लोगों ने, वो अमिताभ बच्चन वाला, समझ में आया? नहीं आया ना? ये थोड़े ऊंचे लेवल की बात है तो अगर ये बात समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो इतना वो नहीं है। इसमें एक्चुअल में ये है कि 358 के तो आर्टिकल नंबर 19 के 6 राइट सस्पेंड हो जाते हैं। बट जब 359 का यूज होता है ना, तो जो भी आर्टिकल की बात हो रही तो पहली बात तो राष्ट्रपति इसमें लिखेगा कि 14, 16, 18, ऐसा नहीं कि सारे, जो प्रेसिडेंट अपने उसमें लिखेगा कि ये वाले हम सस्पेंड कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इसमें फंडामेंटल राइट नहीं सस्पेंड होते हैं, राइट टू मूव दी कोर्ट सस्पेंड हो जाता है। बिकॉज हमें पता है कि अगर मौलिक अधिकारों का कानून होता है तो 32 का अनुच्छेद करके सुप्रीम कोर्ट, 226 का अनुच्छेद करके यूज करके हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट इशू करवा सकते हैं। तो राइट टू मूव दी कोर्ट सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल वो सस्पेंड नहीं होता। यहाँ पे आर्टिकल सस्पेंड हो रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं बता दूँ, ठीक है, थोड़ा हायर लेवल ऑफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? 359 आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये हैं, अपवाद ये हैं, आर्टिकल नंबर 20 and 21 can never be suspended, नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोलता है। 21 राइट टू लाइफ, ये कभी सस्पेंड हो ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड इफ अगर जो नेशनल इमरजेंसी है लगी है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, 3 ग्राउंड पड़े थे ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले होता था बट 44th अमेंडमेंट को रिप्लेस कर दिया। तो इफ नेशनल इमरजेंसी इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट ग्राउंड्स? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। तो अगर इस ग्राउंड पे लगाई गई है ना आर्म्ड रिबेलियन केस में, तो आर्टिकल नंबर 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, 20 और 21 तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, और 19 वाला तब नहीं होगा अगर आर्म्ड रिबेलियन केस में लगी है। इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लो ताकि समझ आ जाए। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब है जैसे कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं भारत के अंदर ही। कई बार हमारी सरकारें क्या होती हैं, किसी भी उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठ रही है तो उसको दबाने के लिए उसको आर्म्ड रिबेलियन का नाम दे देंगी और आर्टिकल नंबर नेशनल इमरजेंसी लगा के आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड कर देंगे, बिकॉज जिसमें राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसका यूज करके लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बट सरकार इसको ये वाला लॉजिक लगा के इसको दबा सकती है। तो इसलिए इस चीज को रखा गया इसमें। ठीक, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी कितनी बार है? तो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगी है। एक तो 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, 1965 में नहीं लगी थी इमरजेंसी, 1971 में लगी थी जब जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, पाकिस्तान के साथ 1965 में भी हुआ था लेकिन उसमें नहीं लगी थी। 1971 में जब बांग्लादेश क्रिएट किया था हमने, बांग्लादेश क्रिएट करवाया था हमने, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था, और 1975 में ये वाली जो इमरजेंसी है ये लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के मामले में। ये दोनों वॉर के और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में लगाई गई थी, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसीलिए तो 44th अमेंडमेंट ने इसको रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया शब्द। क्लियर है? एंड जो फाइनल केस था हमारा, मतलब एक तरह से जो केस हुआ है हमारा, एक मिनर्वा मिल केस, ठीक है, ध्यान रखना, ये मिनर्वा मिल केस में बोला, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द एफआर एंड डीपीएसपी, यानी कि एफआर और डीपीएसपी दोनों बैलेंस में चलेंगे, कोई ऊपर ना कोई नीचे। मिनर्वा मिल केस में भी ये बोला था इसने कि नेशनल इमरजेंसी में जुडिशियल रिव्यू है, मतलब कि जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। अगर आप ऐसा नहीं कि जब मनाया राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, अगर हम रिव्यू नहीं कर पाएंगे।
क्लियर है। और लाइफ ऑफ लोकसभा तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। लाइफ ऑफ लोकसभा किस तरह से इफेक्ट होती है, तो लाइफ ऑफ लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो वो हमने देखा था पहले ही कि 1 साल से एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, 1 साल से एक्सटेंड हो जाती है लाइफ ऑफ लोकसभा। 2024 में खत्म होनी है, अगर मान लो आपातकाल आज लग जाए तो ये मैक्सिमम 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। फिर अप्रूवल लेना होगा, मतलब अगर मैं जैसे चल रही है तो 1 साल के लिए, फिर इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए चलती रह सकती है। मैंने आपको सारी चीज़ें लोकसभा वाले में बताया था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सर बस थैंक यू कर दीजिए। नहीं, थैंक यू तो नहीं होगा इतनी जल्दी। ठीक है, इतनी जल्दी थैंक यू नहीं होगा। चलो क्वेश्चंस तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। वैसे क्लास तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन नहीं होगा तो कल कर लेंगे क्वेश्चंस अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अभी मुझे आपको पढ़ाना है प्रेसिडेंट रूल। बस प्रेसिडेंट रूल ही है, बाकी तो उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी तो नाम आती है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल पे। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 350 ऑफ आर्टिकल 355 जो हमारे संविधान का एक सेंटर को ड्यूटी देता है, इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑन सेंटर। ये ड्यूटी क्या है? ये ड्यूटी ये केंद्र को ये देता है कि देखो केंद्र आपको ये इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट जो सरकार चल रही है राज्य में, इट इज वो चले मतलब इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं आप? यानी कि इट इज इम्पोजेस द ड्यूटी ऑन सेंटर टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान में जो हमारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं उसके हिसाब से सरकार चलनी चाहिए राज्य की। अब राज्य ये सेंटर को लगा क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या? तो फिर सेंटर की आंखें चमक जाती हैं, उसको लगता है स्टेट गवर्नमेंट को तो कभी भी अगर हमसे ये ज़्यादा अकड़ाइए तो बोल देंगे कि ये तुम्हारे जो ढंग से चला नहीं पा रहे हो। तो वही बोलते हैं कि वाइल परफॉर्मिंग दिस ड्यूटी सेंटर टेक्स कंट्रोल ओवर एनी स्टेट। मतलब ये ड्यूटी परफॉर्म करते हुए सेंटर, अगर मान लो कि कोई स्टेट है ढंग से ड्यूटी नहीं कर पा रहा है तो सेंटर क्या करेगा, अनुच्छेद 356 के तहत क्या करेगा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। और क्या लॉजिक देगा कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई है स्टेट की, इसलिए हमने लिया है। तो अगर हम बात करें इसके ग्राउंड्स की, ठीक है, तो आर्टिकल 356 में लिख देता हूँ, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक ढांचा आपका खराब हो गया। अब ग्राउंड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी में देखा था हमने, क्या देखा था नेशनल इमरजेंसी में? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये देखा था ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ग्राउंड्स क्या है, तो ग्राउंड्स है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 356 में एक लिखा हुआ है और आर्टिकल नंबर 365 में लिखा हुआ है। 356 वाला तो आप समझ गए क्या है कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, प्रेसिडेंट ही लगाता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है वैसे भी प्रेसिडेंट लगाता है कि गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी रन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट, ये मैंने पीछे भी लिख दिया था, कैन नॉट बी रन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के हिसाब से सरकार को नहीं चला जा सकता, बाकी मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल कर गई है, इसलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। दूसरा इज व्हेन स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन फ्रॉम स्टेट। कोई राज्य है उसने कोई मतलब राज्य उसको डायरेक्शन दिया गया स्टेट के द्वारा, सेंटर के द्वारा कि आपको ये काम करना है, जैसे हमने देखा था आर्टिकल 257, और वो नहीं किया उसने, उस केस में क्या किया जाएगा, सेंटर स्टेट के ऊपर कंट्रोल ले लेगा। कुछ मैटर्स होते हैं जिसमें कि सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, नेशनल इमरजेंसी केस में तो किसी भी मैटर में वो डायरेक्शन दे सकता है। तो अगर उन डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया स्टेट ने तो सेंटर कंट्रोल ले लेगा। क्लियर, ग्राउंड समझ आ गए? अप्रूवल की अगर बात करें तो इसको भी प्रोक्लेमेशन की पहले बात कर लेते हैं, एक सेकंड। प्रोक्लेमेशन की अगर बात कर लें तो ये भी प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, प्रोक्लेम कौन करेगा? देश का राष्ट्रपति ही करेगा इसको, प्रोक्लेम करने का उसी को पावर है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसमें 2 महीने का अप्रूवल चाहिए, जो विदिन 2 मंथ्स अप्रूवल चाहिए। विदिन 2 मंथ्स कहाँ से चाहिए? विदिन 2 मंथ्स कहाँ से चाहिए? पार्लियामेंट से चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर का अगेन कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है, स्टेट थोड़ी ना अपने इमरजेंसी लगाएगा, पार्लियामेंट बट विद सिंपल मेजोरिटी, जो कि हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी थी, बट यहाँ पे साधारण बहुमत से ही काम चल जाएगा। ठीक है, ये जो 2 महीने हैं नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने था, उतना चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो। ठीक है, वहाँ 1 महीने था, यहाँ 2 महीने। ठीक है, और ये भी अगर इफ अप्रूव्ड 6 महीने तक चलती रहेगी। ठीक है, इफ अप्रूव्ड कंटिन्यूस फॉर 6 मंथ्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है इसका इंप्लीमेंटेशन डज नॉट अफेक्ट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को अफेक्ट नहीं करता है। कौन अफेक्ट करता है? नेशनल इमरजेंसी। कहाँ से लिया? वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से प्रोविजन लिया हमने, लेकिन ध्यान रखना इमरजेंसी अपने आप में ये लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। जो इमरजेंसी जो है ना, इसको लिया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, इसके प्रोविजंस को, लेकिन मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे राष्ट्रीय आपातकाल में, इसको जर्मनी के संविधान से लिया है। क्लियर, और ये 6 महीने तक चलती रह सकती है और हमें रिपीटेड अप्रूवल लेने होते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम लाइफ होती है, मैक्सिमम लाइफ वो 3 साल होती है। समझे नहीं सर? 6 महीने 3 साल कैसे? जैसे कि आज लगी स्टेट प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, जिसको हम सिनोनिमसली स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं, लेकिन लिखा नहीं हुआ कहीं पर स्टेट इमरजेंसी। 6 महीने तक रहेगी, 6 महीने के बाद फिर अप्रूवल लेना होगा सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने। ये 6 महीने आप कर रहे हैं, 3 साल के बाद मत कर देना इसको। नेशनल इमरजेंसी में कोई लिमिट नहीं थी, 6 महीने लो, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, जब तक मना तब तक लो, इनडेफिनिट टाइम पीरियड। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड मेंशन है प्रेसिडेंट रूल में, दैट इज 3 साल। रिवोक करना है, कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाई प्रेसिडेंट, एनी टाइम। राष्ट्रपति इसको कभी भी रिवोक कर सकता है, इसको कभी भी खत्म कर सकता है, नो नीड ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल। वहां पे क्या था नेशनल इमरजेंसी में, तो प्रेसिडेंट अपने आप से कर दे तो खत्म हो जाएगी, या फिर लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन को पास कर दे, देन प्रेसिडेंट को हटानी पड़ेगी। बट यहाँ पे कोई पार्लियामेंट का रोल है ही नहीं, नो नीड ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल। अगर हमें स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल को हटाना है, नो नीड ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल।
फंडामेंटल राइट को कोई इफेक्ट नहीं करता है। बाकी अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाता है कि निकल लो तुम लोग, ठीक है, तुमसे चल पा नहीं रही थी सरकार। या तो ये होगा, ये तो होना ही होना है, या जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है इसको इधर सस्पेंड कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा, इधर सस्पेंड या फिर डिसॉल्व। डिसॉल्व हमें पता है लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस कौन सा होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधान सभा होता है, क्लियर है। तो वो सस्पेंड कर दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि निकल लो, फिर डिसॉल्व कर दिया जाएगा कि पूरा हाउस डिसॉल्व हो जाएगा, फ्रेश इलेक्शंस फिर करवाए जाएंगे, ठीक है। द लास्ट थिंग इज कि पहली बार फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी कहाँ लगी थी और कब लगी थी, तो ये 1951 में पंजाब में लगी थी सबसे पहले, ठीक है, 1991 पंजाब में लगी थी सबसे पहले। एंड मैक्सिमम टाइम्स अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बार तो ये लग चुकी है मणिपुर में, कितनी बार, 10 बार लग चुकी है, 10 टाइम्स लग चुकी है। एंड इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश जहाँ पे इसको 9 टाइम्स यानी कि 9 बार लगाया गया है, क्लियर। एंड और कुछ बचा नहीं बचा। अब इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे और इसके बाद टॉपिक को कर देंगे खत्म, ठीक है। और क्वेश्चंस का क्या रखने मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। चलिए अभी आते हैं फाइनल चीज़ में, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें हमें लगने वाले तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 360 में दिया हुआ है, अनुच्छेद नंबर 360 में, ठीक। ये तब लगता है जब हमारे कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, ठीक है, तब लगती है। नेवर इम्पोज्ड आज तक नहीं लगी है, ठीक है, नेवर इम्पोज्ड। और इसमें भी भाई 2 महीने का अप्रूवल चाहिए होता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, 2 महीने वाली चीज़, 2 मंथ के अंदर अप्रूवल चाहिए होता है, किससे, पार्लियामेंट से, स्पेशल मेजोरिटी से ये भी लगती है, स्पेशल विशेष बहुमत चाहिए इसमें भी, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं जाता, ठीक है। खत्म हो गया ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, बहुत ही रेयर है इससे क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर है क्वेश्चन है इससे, और आएगा भी तो ये बहुत आगे बढ़ेगा तो ये पूछ सकता है, नहीं तो इन्हीं दोनों में फिनिश कर देगा अगर पूछेगा, तो वैसे तो पूछता नहीं। मोस्टली क्वेश्चन नेशनल इमरजेंसी से बनते हैं, देन प्रेसिडेंट रूल से, देन इससे खत्म हो गया चैप्टर, धन्यवाद। अब बाकी रहे बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस जो है कल क्वेश्चंस की जो क्लास है वो ऐप के अंदर मैं रख लूँगा, बिकॉज अभी तो आप लोग करेंगे नहीं आई थिंक, है ना। तो ऐप के अंदर जो है क्वेश्चंस की हम लोग क्लास रख लेंगे, ठीक है, और वहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, बिकॉज आई थिंक टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है आप लोग के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड ऐप में कर लेंगे, और ये जो रहेगी क्लास ये मोस्ट प्रॉब्ली कल तो नहीं रहेगी, परसों रहेगी, ठीक है। तो आप इनको रिवाइज करिएगा। क्वेश्चंस की जो पीपीटी की पीडीएफ है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी, क्वेश्चंस की पीपीटी की पीडीएफ वो भी आपको मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, देन वी विल हैव अ क्लास शेड्यूल इन द ऐप इटसेल्फ, और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं, डील करने वाले, ठीक है। बहुत सारी वीडियो हिडन क्यों है, बहुत सारी वीडियोस हिडन इसलिए हैं बिकॉज ये बैच की क्लासेस हैं, बैच की वीडियोस हैं, और ये हिडन हो जाती हैं जब क्लास खत्म होती है उसके बाद, बिकॉज ये अभी पब्लिक मतलब ये बैच की वीडियोस हैं, तो लाइव फ्री होता है स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे, उसके बाद ये जो है आपका चला जाता है इसमें, ये चला जाता है आपका कहाँ पे, ये चला जाता है एप्लीकेशन पे, ठीक है। सर मेरी एक्स भी आपकी क्लास देख रही है, 3 साल बाद दिखी आज, क्या बात कर रहे हो, रिश्ते अभी बना रहे हैं क्या हम यहाँ पे बैठ के, दिलों को दिलों से मिलाएं। चलो कुछ क्वेश्चन अगर अच्छा कर लो, ठीक है। चलो तो इमरजेंसी प्रोविजन इंडिया वर बोरोड फ्रॉम दी विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने बताया था कि इमरजेंसी के प्रोविजन हमने मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए थे, और सस्पेंशन ऑफ इमरजेंसी वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, बट जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला जो प्रोविजन है इसको हमने लिया था जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल से कौन सा प्रोविजन डील करता है। अभी करवा दीजिए क्वेश्चन, चलो करवा रहे, मुझे पता था ये कोई डाउट आने वाला है इसीलिए मैं फिर करवा रहा हूँ भी। सर मुझे इग्नोर करते हैं, अच्छा व्लादिमीर पिंटू, हाँ पहला ही क्वेश्चन आ गया उसी से। तो आर्टिकल 360, ठीक है, 365 में ग्राउंड लिखा हुआ है, ग्राउंड लिखा हुआ है इमरजेंसी का, स्टेट इमरजेंसी का, कि अगर व्हेन स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर। 356 अगेन ग्राउंड लिखा हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट की फेल हो जाए, लेकिन इसको यूज करके स्टेट इमरजेंसी लगती भी है, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट रूल बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर एनविसाज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल नो 3 हमने पढ़ी है, 3, ठीक है। इन इंडिया विद इन हाउ मच पीरियड हैज द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी कर लो, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के केस में कितने महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में 2 महीने के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, क्या आर्टिकल का क्वेश्चन, आर्टिकल है नहीं इसमें, ठीक है, एक सेकंड, ये बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। कौन सा बोलता है हमें आर्टिकल कि ये ड्यूटी बनती है कि भाई वो उसको प्रोटेक्ट करे स्टेट को। 215, 275, 325 या फिर 355, हमने देखा था 355 ने ड्यूटी देता है, और अगर इस ड्यूटी का फॉलो करते हुए यूज करके 356 के तहत स्टेट फिर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, ठीक है। कौन प्रेसिडेंट या फिर सेंटर एक तरह से। हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया, वंस, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, नेवर। तो आंसर क्या होगा, नेवर, कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करी गई है, ठीक है। इसके जगह बताइए व्हेन वाज द आर्म्ड रेबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह को कब जोड़ा गया था, सशस्त्र विद्रोह शब्द को कब जोड़ा गया था, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटा के आर्म्ड रेबेलियन शब्द को जोड़ा गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978, क्लियर। और इसी शब्द ने क्या जोड़ा, इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने क्या बोला था, प्रेसिडेंट को ये बोला था कि आपको कैबिनेट से अप्रूवल लेना होगा, किसको, प्रेसिडेंट को, अगर इमरजेंसी लगानी है तो। आर्टिकल 352 सब क्लॉज 3, ठीक है। पार्ट 20 डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजंस एंड इमरजेंसी कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए क्वेश्चन अच्छा है। चलिए तो पार्ट 20 हमारा इमरजेंसी से डील करता है ना, वो तो अमेंडमेंट है। पार्ट जो 18 है वो डील करता है इमरजेंसी से, तो पहला तो गलत हो गया, तो इसको हटाना है, इसको हटाना है, ओनली 2 नन ऑफ द अबव बचता है। तो इमरजेंसी कन्वर्ट्स, बिल्कुल बात सही है, कैसे, बिकॉज हमें पता है कि जब इमरजेंसी लगी होगी ना
तो एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दे सकता है सेंटर किसी भी मामले में। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। तो एक तरह से वो फेडरल जो करेक्टर है वो यूनिटरी में बदल गया, बिकॉज यूनिटरी और फेडरल फीचर हमने देखे थे क्या क्या होते हैं। जहाँ पे सेंटर को ज्यादा पावर मिलती है उसको हम यूनिटरी फीचर बोलते हैं, जहाँ पे एक तरह से सेंटर स्टेट के पास दोनों के पास पावर्स होती हैं तो उसको हम फेडरल करेक्टर बोलते हैं। तो दूसरा सही ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2। When was the national emergency declared for the first time under Article 352? तो हमने देखा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगा है। कब लगा है? 1962 में जो चाइना के साथ वॉर हुआ था, 1971 में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, 1975 में ये लगी थी किसी के साथ वॉर में नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंस के मामले में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1962। आगे बढ़ते हैं। ऑन द नाइट ऑफ डैश 1975 इंदिरा गांधी रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। 1 जून, 22 मई, 25 जून या फिर 1 जुलाई। तो सही आंसर इसका होगा 25 जून की रात को कि भाई लगा दो, फखरुद्दीन अली अहमद से बोला, और कैबिनेट की अप्रूवल भी नहीं ली थी उन्होंने, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, चलिए तो कौन था राष्ट्रपति बताइए। अभी देखा है कि कौन थे राष्ट्रपति 1975 से 70 जब इमरजेंसी लगी थी, अभी देखा फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, चलिए अभी आते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करिए पार्लियामेंट्री कमेटी का, संसदीय समिति का, रिवाइज करते हैं क्या पढ़े थे। पब्लिक जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, दे आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। दे वर्क अंडर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमिटी, परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट आर कॉल्ड एज स्टैंडिंग कमिटी एंड टेम्पररी आर कॉल्ड एज एड हॉक कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी आर फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू फाइनेंशियल कमिटी। फाइनेंशियल कमिटी आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स ऑफ कमिटी, जिनको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। उसका हिंदी नहीं आता मुझे, ठीक है। तो इट वर्क्स एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट। इट वर्क्स अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड क्रिएट्स अकाउंट्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज। It works under Controller and Auditor General. पूछा करेक्ट कौन सा? It is a parliamentary committee which gives report on non-plan expenditures of the government. It is a parliamentary committee which scrutinizes the report of CAG, Public Account Committee. यही तो पढ़े थे। CAG क्या करता है? CAG ये CFI, Consolidated Fund of India को देखता है, उसको देखने का काम Public Account Committee करता है। The main function of Account Committee क्या है? अभी देखा, to examine the financial account of the government and report of the CAG. अगला, who nominates, ठीक है, who nominates the chairman of Public Account Committee को कौन नॉमिनेट करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सिंपल, कौन नॉमिनेट करता है? या तो हाउस इलेक्टेड नॉमिनेट करेगा या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। कौन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमिटी पब्लिश द, ये क्या क्वेश्चन आ गया यार। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट अंडरटेकिंग्स इन इंडिया। पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने होते हैं? 3 तरह की कमिटी पढ़ाई थी मैंने आपको, पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे पहली और तीसरी में। पब्लिक अकाउंट कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में दोनों में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। 30 होते हैं एस्टिमेट कमिटी में, प्राक्कलन समिति, जिसको कि किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था या बताएंगे किस कमिटी के। तो ये जॉन मथाई फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कमिटी की रिकमेंडेशन बनाई गई थी, 1950 में बनी थी। 9 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, सारे लोकसभा से होते हैं। और एस्टिमेट्स ये देखता है किसके बजट में जो होते हैं एस्टिमेट्स। आंसर क्या होगा? 22। एस्टिमेट कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, द राज्यसभा, द लोकसभा, नन ऑफ द अबव। तो प्राक्कलन समिति का गठन किसके सदस्यों के से किया जाता है? ओनली लोकसभा, राज्यसभा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। 26 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अ पार्लियामेंट्री कमिटी हैज नॉट बीन सेट अप? पब्लिक अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, एस्टिमेट या फिर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। तो यहाँ पे वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर कोई भी कमिटी सेटअप नहीं करी गई है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो मतलब पूछे गए हैं CHSL और CGL में। मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, और बीच के आप खुद कर लेंगे। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं? याद करो क्या सिमिलरिटीज बताई थी इनमें। 1 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस STV सिलेक्शन होता है, कोई मिनिस्टर इनका मेंबर नहीं हो सकता है। आंसर कश्मीरी एप्पल दीदी एकदम फ्रेश। Over 200 fruits and vegetables delivered